बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस इस कॉन्वर्सेशन में हम यूज करेंगे और हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। फिर इनके ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि इनको और कितने तरीके से इस बात को कहने के लिए सेंटेंस बनाया जा सकता है, और ग्रामर साथ के साथ समझेंगे। जैसे कुछ ग्रामर है, डिस्पाइट है, इन स्पाइट ऑफ है, ऑल दो, इवन दो कह दिया जाता है कई बार। तो इनको इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है और सेंटेंस में इनमें से जो यूज़ कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव, उससे सेंटेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा। जैसे बच्चा होने के बावजूद वो बहुत मैच्योर है। तरीके देखिएगा कितने तरीके से बोला जा सकता है इसी बात को। सिंपल आपने कह दिया डिस्पाइट, मतलब ही हो गया कुल मिलाकर के बावजूद। डिस्पाइट बीइंग ए चाइल्ड ही इज़ वेरी मैच्योर। एक तरीके से आपने कहा। अब मैं एक अगला सेंटेंस और लिखता हूँ, आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा प्रोबेबली आज। तो अगर मैं इसको यहाँ कह दूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड ही इज वेरी मैच्योर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड ही इज वेरी मैच्योर, ये भी कहा जा सकता है। तो देखिए, एक बिल्कुल बेसिक सी चीज समझ लीजिए कि डिस्पाइट आप हर सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वर्ब से पहले कहें या नाउन से पहले कहें या जेरेंट से पहले कहें, क्लाउज से पहले कहें, कोई आगे का सोचना ही नहीं है। 99.9% केसेस में आप डिस्पाइट से काम चला सकते हैं। लॉजिक वैसे जो बेसिक रूल है वो ये कहता है कि आप इन स्पाइट ऑफ नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे। राइट, इन स्पाइट ऑफ नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो जहां आपको याद आ गया वहां आप ये इस्तेमाल करिए, नहीं तो डिस्पाइट हर जगह चलेगा। जैसे कि मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं, डिस्पाइट द रेन, यानी बारिश होने के बावजूद, डिस्पाइट द रेन वी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, टाइम पे आ गए हम। राइट, अब यहाँ डिस्पाइट के जगह पर आप इन स्पाइट ऑफ द रेन कहते आए हैं या सुनते आए हैं या हमें समझाया गया हमेशा से। ठीक है, कहना चाहें तो एक्चुअल में इनमें फर्क क्या है, केवल इन स्पाइट ऑफ ओल्ड फैशन है, अब कॉन्वर्सेशन में यूज भी नहीं होता है। इवॉल्व होती चली जा रही है हर चीज, लैंग्वेज भी इवॉल्व हो रही है थोड़ा सा। तो आप डिस्पाइट हर जगह कह सकते हैं, डिस्पाइट द रेन वी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। राइट, अगर इसमें आप कुछ और अच्छे तरीके से कहना चाहें तो डिस्पाइट इट रेनिंग वी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, आप इस तरीके से कह देंगे। राइट, जैसे कि अगर मैं कहूं कि बीमार होने के बावजूद उसने अपना काम पूरा कर लिया, सो डिस्पाइट हिज इलनेस, डिस्पाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहां पर ये भी कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस। कंपल्सरी नहीं है, तो डिस्पाइट आप हर जगह पे लगा सकते हैं। सो डिस्पाइट हिज इलनेस ही मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। राइट, अगर यहाँ पर आप कहें कि बीमार होने के बावजूद, एक और चीज लगा सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग इल। डिस्पाइट के साथ आईएनजी आपको जोड़ना है आगे, ये बेसिक रूल कहता है, लेकिन आप नाउन से पहले भी डिस्पाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिस्पाइट हिज इलनेस ही मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, या फिर डिस्पाइट बीइंग इल ही मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्पाइट आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस बोलते हैं, फिर मैं दोबारा ऊपर चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये तो ग्रामर समझने का पार्ट था। एक सेंटेंस हमने कह दिया, डिस्पाइट हर फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि डर था उसको हाइट्स का। शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। राइट, डिस्पाइट हर फियर ऑफ हाइट्स, आपने यहाँ पर भी कुल मिलाकर के एक तरीके से नाउन ही इस्तेमाल कर दिया है। राइट, सो डिस्पाइट बीइंग अफ्रेड ऑफ हाइट्स भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हर फियर ऑफ हाइट्स, इन स्पाइट ऑफ हर फियर ऑफ हाइट्स शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी टॉप पे वो चढ़ गए। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि आप कुछ चीज़ें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं और वहीं पे हमको फिर कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हमें दूर करना होता है। तो आप डिस्पाइट के साथ आईएनजी लगा सकते हैं आगे, या नॉर्मल नाउन भी कह सकते हैं। राइट, अब फिर सबसे ऊपर चलते हैं। ये तो थी एक डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ को समझने वाली बात। राइट, अगर हमें ये बात ही कहनी है बच्चा होने के बावजूद वो बहुत मैच्योर है, तो क्या ज़रूरत है लिटरल ग्रामर यूज़ करने की या ट्रांसलेशन करने की। अब इस सेंटेंस को बोलने के तरीके से देखते हैं और कितने तरीके से कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं, ऑल्दो ही इज़ अ चाइल्ड ही इज़ वेरी मैच्योर। आपने दो सेंटेंसेस तोड़ तोड़ के बोल दिए, हालांकि वो बच्चा है, ही इज़ वेरी मैच्योर। राइट, अब ये कन्फ्यूजन दूर होता है। हिंदी में कहते हैं हालांकि वो बच्चा है लेकिन वो बहुत मैच्योर है, तो हम यहाँ पर बट जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ही इज़ अ चाइल्ड बट ही इज़ वेरी मैच्योर। एक्चुअल में ये बट अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं इस सेंटेंस के अंदर कि हालांकि वो बच्चा है लेकिन बहुत मैच्योर है, इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है।
अगर आप यूज कर रहे हैं योर सेंटेंस इज स्टिल ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल्दो से आपने ऑलरेडी एम्फेसाइज कर दिया है, हालांकि ऐसा है, उसके बाद आप बताने वाले हैं कुछ और है। सो ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड ही इज वेरी मैच्योर, ये एक नेचुरल तरीका हो गया, लेकिन अगर आप बट साथ में लगा देंगे तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं है, करेक्ट है, राइट। आप एक और तरीके से बोलिए, स्टिल को समझिएगा, अक्सर देखा गया है स्टिल गलत जगह पे लोग यूज करते हैं। ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड ही इज स्टिल वेरी मैच्योर, ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड ही इज स्टिल, फिर भी, बावजूद, इसके बावजूद या फिर भी ही इज वेरी मैच्योर। अक्सर करते क्या है लोग, देखिए सब लोग नहीं, कुछ लोग, सो ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड स्टिल लगा देते हैं यहाँ पर, इस सेंटेंस जहाँ खत्म कर रहे हैं, ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड स्टिल ही इज मैच्योर, तो वो थोड़ा इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर हो जाता है। तो स्टिल को इस्तेमाल करने का तात्पर्य क्या है, ही शी इट, थोड़ा आगे बढ़ा करके आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि आई एम स्टिल टीचिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टिल आई एम टीचिंग, राइट, आई एम स्टिल टीचिंग, अभी भी पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैं ये कहने की कोशिश करूं कि आई डोंट हैव इनफ टाइम टुडे, आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग द वीडियो, राइट। यानी कि मैं फिर भी आई एम के बाद, ही इज के बाद स्टिल का इस्तेमाल करेंगे जब दो कनेक्शन सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो सेंटेंस के बीच में नहीं लगा देंगे, बस थोड़ा सा नेचुरल साउंड करने के लिए। अब देखिए यहां पर हमने कहा ऑल्दो, राइट, ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड ही इज स्टिल वेरी मैच्योर, और हालांकि इसकी स्टिल की यहाँ पर जरूरत है नहीं, ऑल्दो ही इज अ चाइल्ड ही इज वेरी मैच्योर, ये एक नॉर्मल तरीका हो गया, ऑल्दो से बात पता चल चुकी है, राइट। अब ऑल्दो की जगह पर अगर आप सिंपल दो कह दें, राइट, पहले आप दो समझिए फिर इवन दो समझ लेंगे। देखिए ऑल दो और दो में क्या फर्क है, केवल ऑल दो थोड़ा फॉर्मल है और दो थोड़ा सा कैजुअल है, दोनों का एक ही मीनिंग है हालांकि, राइट। दो ही इज अ चाइल्ड ही इज वेरी मैच्योर, राइट, तो कहीं आपको दो सुनने को मिलता है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ऑल दो ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मल है। अगर आप यहाँ पर इससे पहले इवन लगा लें, इवन लगा दिया तो आपने और ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज। इवन को भी इस्तेमाल करते समय अक्सर गलतियां देखी गई हैं, इवन भी आप एम्फेसाइज करने के लिए कह रहे हैं इस चीज पर, इवन दो ही इज अ चाइल्ड ही इज वेरी मैच्योर। मान के चलिए आपको ये कहना पड़े मेरे पास 10 रुपए तक नहीं है, तो आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज, तो इवन जो इस्तेमाल करेंगे आप, वो भी आप हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। मान के चलिए किसी ने आपसे कहा कैन यू हेल्प मी विद 100 रुपीज, क्या आप 100 रुपए दे सकते हो, अब आपको कहना है मेरे पास 10 रुपए तक नहीं है, तो आप कहिए आई डोंट इवन। यहां ये समझने वाली बात है, इवन हैव से पहले लगाएंगे, आई डोंट इवन हैव 10 रुपीज, 10 रुपीज। मान के चलिए अब इसी के बेसिस पे आपको कहना पड़े मैं आपको जानता तक नहीं हूं, मैं आपको जानता तक नहीं हूं, तो आप कैसे कहेंगे, आई डोंट इवन नो, जानने से पहले आई डोंट इवन नो यू, राइट। तो ये समझ में कैसे आता है ये वर्ड ऑर्डर, ये वर्ड ऑर्डर समझ में आएगा केवल सुन सुन के, तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुनने के साथ रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सुनते रहेंगे तो एक्शन में हम वर्ड से स्टोरी बना लेते हैं, लगता है समझ आ गया, लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं, क्योंकि बोलते समय हर शब्द अपनी जगह पर बोलना पड़ता है, राइट। और एक चीज़ और है, मैं 1 मिनट लूंगा आपका, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके साथ आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रुप में कॉन्वर्सेशन करिए, पूरा दिन बातचीत चलती रहती है, तो हमें रैंडम सेंटेंसेस पता चल जाते हैं कि एक बात को कहने के लिए कितने तरीके से सेंटेंस बोला जा सकता है, राइट। और फ़ोन पे बात करेंगे तो सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ेगी, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स जब देना पड़ेगा तब ब्रेन थोड़ी एक्सरसाइज करेगा कि कितना याद आ रहा है कितना याद नहीं आ रहा, नेचुरली बोल रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से या ट्रांसलेशन करके बोल रहे हैं। ये चीज़ें पता तभी चलेंगी जब आप ग्रुप में लोगों के साथ बातचीत करेंगे। सेल्फ एनालिसिस मत करते रहिए कि भाई मैंने सेंटेंस सोचा, उसका ट्रांसलेशन भी सोच लिया मन में और अंदाज़ा लगा लिया ठीक ही होगा, तो ये नहीं करना है, राइट। और तो वहाँ पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि इस सेंटेंस को और कितने तरीके से बोला जा सकता है, इवन दो में क्या फ़र्क, ऑल दो में क्या फ़र्क है, बीच में स्टिल लगा दूंगा तो क्या डिफरेंस आ जाएगा। 15-20 दिन में पूरी तो ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी, राइट। फिर ग्रामर समझने के बाद खेल रह जाता है, सेंटेंसेस आदत में नहीं है, तुरंत याद नहीं आ रहे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे
और कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हम। एक बार छोटा सा आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रुप में, अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ अनलिमिटेड है, राइट। सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। जैसे कि मैंने कह दिया कि इवन दो ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ वेरी मैच्योर, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, आखिर वो मेरा बेटा है। अब एम्फेसाइज करना है, सो ही इज़ माई सन आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल आपने लास्ट में कह दिया, आप स्टार्टिंग में कह दीजिए आफ्टर ऑल ही इज़ माई सन। गेटिंग माई पॉइंट, आखिर वो मेरा बेटा है, आफ्टर ऑल ही इज़ माई सन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम हर अच्छे काम का क्रेडिट ले लेते हो और कुछ गलत होता है तो मुझे जिम्मेदार ठहराते हो। प्रॉब्लम क्या आएगी? तुम हर अच्छे काम का क्रेडिट ले लेते हो और कुछ गलत होता है तो मुझे जिम्मेदार ठहराते हो। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन दी सेम वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर को ट्रांसलेट नहीं करना है, तो ग्रुप में प्रैक्टिस करके ये आदत पड़ जाती है सिचुएशनल इंग्लिश बोलने की। जैसे कि दो ही बातें हैं, अच्छे काम का क्रेडिट ले लेता हूँ और बुरे काम का उसको ब्लेम कर देता हूँ। दो बातें बतानी है, मुश्किल क्या है इसके अंदर? यू टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग गुड, यू टेक क्रेडिट व्हेन समथिंग गुड हैपेंस। आगे पीछे वर्ड कितने किए जा सकते हैं ये समझ में कैसे आएंगे? जब आपने सेंटेंसेस सुने होंगे, राइट। सो यू टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग गुड एंड ब्लेम मी व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। जब कुछ गलत हो जाता है तो मुझे ब्लेम कर देते हो। सो यू आर रेडी टू टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग गुड एंड ब्लेम मी व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। जब कुछ गलत हो जाता है तो मुझको ब्लेम कर देते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने ये सुन लिया सेंटेंस, अकेले हैं, अच्छा नहीं लगेगा रिपीट करते हुए, लेकिन जब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब आपको बोलने पड़ेंगे सेंटेंसेस, तो पता चलेगा इस सेंटेंस में कितने शब्द छूट जाते हैं बोलते समय, राइट। वो छूट इसलिए जाते हैं क्योंकि सेंटेंस पूरा कभी बोला ही नहीं होता है, तो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए आज लंच में क्या बनेगा। अब सिंपल इस लहजे में कहने की ज़रूरत नहीं है, देखिए डिफरेंस समझिएगा। इसको अगर नॉर्मल कहेंगे तो आप कह सकते हैं व्हाट्स फॉर द लंच टुडे, राइट, व्हाट्स फॉर द लंच टुडे। अगर हम इसको ट्रांसलेट कर डालेंगे कि व्हाट विल बी कुक्ड फॉर द लंच टुडे, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना अजीब सा साउंड करेगा इंग्लिश में सेंटेंस। व्हाट विल बी कुक्ड फॉर द लंच टुडे कहा ही नहीं जा सकता ना, मज़ा नहीं आएगा। हालांकि टेक्निकली ठीक है, तो होता क्या है, हमारी ज़्यादातर इंग्लिश ट्रांसलेटेड इंग्लिश होती है, तो वो बड़ा अजीब सा लगते हैं सेंटेंस सुनने में, और फिर ज़्यादातर केसेस में सेंटेंस बनता भी नहीं है क्योंकि हम सारे हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से बोलिए व्हाट्स फॉर द लंच टुडे, यानी लंच में क्या है, फिर हिंदी नहीं मिलानी है उसकी। सो हमारे लायक खाना रखा है, आप बाहर कहीं खा लेना। हमारे लायक खाना रखा है, आप बाहर कहीं खा लेना। हमारे लायक खाना रखा है, तो लायक का क्या ट्रांसलेशन है? सिचुएशन समझिए कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज एनफ फूड फॉर अस, देयर इज एनफ फूड फॉर अस, वी हैव एनफ फूड फॉर अस, यू कैन ईट आउट समवेयर, राइट। तो ये लहजा है, आप बाहर कहीं खा सकते हो, हम हिंदी में नहीं कह रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो देयर इज एनफ फूड फॉर अस, यू ईट आउट समवेयर, आप इस तरीके से कह दीजिए। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लहजे में सेंटेंस को बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश सुननी पड़ेगी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप 2-3 हज़ार सेंटेंसेस भी सुन लेते हैं ना, तो आपको ये लहजा याद हो जाएगा कि इस तरीके से इस बात को कहना है। उसके बेसिस पे 100 बातें और कहते चले जाएंगे आप। जैसे कि यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ वेजिटेरियन खाना मिलता हो, यहाँ कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ वेजिटेरियन खाना मिलता हो। सो देयर इज नो रेस्टोरेंट हियर, तोड़ के बोल दिया पोर्शन, देयर इज नो रेस्टोरेंट हियर दैट सर्व्स वेजिटेरियन फूड। कल हमने दैट और विच का भी डिफरेंस समझा था कल वाले सेशन में। अगर मैं यहाँ कह दूँ देयर इज नो रेस्टोरेंट हियर विच सर्व्स वेजिटेरियन फूड, तो विच लगाया तो मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज कम कर दिया, दैट लगाया तो मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज ज़्यादा कर दिया रेस्टोरेंट पे। तो देयर इज नो रेस्टोरेंट हियर दैट सर्व्स वेजिटेरियन फूड, लेकिन इस सिचुएशन में दैट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर दैट और विच, दैट लगाऊं, जो कहते हैं जो, जहाँ, इन चीज़ों को समझने के लिए अगर कल का सेशन नहीं देखा है, दैट, विच, व्हाट, हु, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी सेंटेंस में कहाँ यूज़ करनी है। कल वाला सेशन देख लीजिएगा चैनल पे जाके। नाउ तो ऐसा कर लो, तो ऐसा कर लो, बिल्कुल सिंपल। आप कह दीजिए देन डू दिस, देन डू दिस। अगर मैं कहूँ मुझे एक बात बताओ, तो नॉर्मल हम कहते हैं टेल मी वन थिंग, लेकिन टेल मी वन थिंग सही नहीं है, हम कहेंगे टेल मी दिस। वन थिंग एक्चुअल में कुछ चीज़ नहीं है, वो पता नहीं हम लोग हिंदी के हिसाब से बोल देते हैं, इट्स नॉट करेक्ट। अगर मैं कहूँ मुझे एक बात बताओ, तो मैं कहूँगा टेल मी दिस, और वो आगे पूछ लूँगा, राइट। टेल मी वन थिंग से नहीं स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर हम गलत कर देते हैं क्योंकि वो हमने कभी सुनी ही नहीं है। जैसे कि हमारे लिए बाहर से ला दो और जो खाना रखा है वो तुम खा लेना, वाइफ ने कहा देन डू दिस,
क्या करो, आगे क्या बता दिया कि हमारे लिए बाहर से ला दो और जो खाना रखा है वो तुम खा लेना, हमारे लिए बाहर से ला दो, ब्रिंग अस समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, bring us something from outside and eat the food that's already here, जो यहाँ पे पहले से है, या फिर bring us something from outside and eat the food that we already have,